एपिसोड की शुरुआत में श्वांतियन पैलेस के ग्रुप के लोगों को दिखाते हैं जो लोग सोर्स रिजल्ट में गए होते हैं। उसका हेड जिसका नाम हाउतियान होता है वो अपने जूनियर पर चिल्ला रहा होता है क्यों के डिसअपीयरेंस को लेकर। इसलिए उसका जूनियर थोड़ा सा हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि कंपटीशन में तो क्यों आपसे हार गई थी, लेकिन फिर भी आखिर वो किस तरह का पर्सन है जो कि आपका अटेंशन का वर्दी है। हाउतियान उससे कहता है ये क्वेश्चन तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। ये बोलकर वो सोचते हैं कि उसका बॉडी में जो पावर है अगर वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगी तो वो मुझे काफी आसानी से हरा सकती है। इतना सोचकर वो उसे जल्दी से अपने लोगों को जमा करके उसे ढूंढने जाने के लिए बोलकर कहता है कि अगर तुम लोगों को पूरा सोर्स रिजल्ट ऊपर से नीचे करना पड़े फिर भी तुम लोगों को करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मिलती है तो मरने के लिए तैयार रहना। इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गुफा को दिखाते हैं और उसी गुफा के अंदर में वानसिन और क्योंग छुपी होती है। और सोर्स बिस्ट का गायब होने पर वो लोग थोड़ा चैन के साथ ले रहे होते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं होता है, इसलिए वो लोग अभी भी थोड़े से घबरा रहे होते हैं। इसलिए वानसिन उसे शांत करते हुए कहती है ज़्यादा चिंता मत करो, अगर हम लोग सेंट रिला में प्रमोट हो जाते हैं तो कोई हमें लेकर यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सेंट का यहाँ पर अलाउ नहीं है। इसे बस एक तरह के एक्सपीरियंस की तरह समझ लो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगे होते हैं। अगले सीन में फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो सोर्स रिलम में आ गया होता है और कुछ लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो सब देखकर फैंग सोचता है आखिर कुछ हो गया है क्या, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद एक बंदे से पूछ लेता है कि क्या हो गया है, क्यों सब लोग इतना ज़्यादा हल्ला मचा रहे हैं। वो बंदा उससे बता देता है कि श्वांतियन पैलेस का ट्विन इमोर्टल के नाम से जाने जाने वाले 2 लड़कियां गायब हो गई है, इसलिए वो लोग अपना पूरा पावर को मोबिलाइज करके उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए जल्दी से जाने लगा होता है। लेकिन तभी लिन हुई उसे रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि उसे कहाँ पर ढूंढने जाना है। ये सुनकर फैंग को उसका गलती का रियलाइज हो जाता है और वो सोचने लगा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका लिटिल बॉल बाहर निकल जाता है और वो एक दिशा की तरफ भागने लगा होता है। वो देखकर फैंग को लगने लगा होता है कि शायद उसे पता है कि वो दोनों कहाँ पर है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। अगले समय उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों गलत रास्ते पर चलकर पहाड़ के क्लिफ पर पहुँच गए होते हैं। वो देखकर वानसिन कह रही होती है कि लगता है कि हम लोग गलत रास्ते पर आ गए हैं, क्योंकि हम लोग 6 दिनों से चल रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग ह्यूमन सिटी में नहीं पहुँचे हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ गोब्लिन आ जाते हैं जो उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो उन्हें मारने के लिए कह रहे होते हैं। उन्हें देखकर वानसिन उससे कहते तुम लोग वुलिंग क्लान से हो ना। ये सुनकर गोब्लिन का लीडर कहता है कि अच्छा कि तुम्हारे पास हमारी जानकारी है, इससे ये काम आसान हो जाएगा कि मरने से पहले तुम लोग ये जान पाओगे कि तुम लोगों को मारा कौन है। वुलिंग क्लान सबसे पावरफुल क्लान में से एक होता है और उनके पास काफ़ी अजीब एबिलिटी होता है और वो लोग अपना ताकत का यूज करके डायरेक्टली किसी को सोल पर अटैक कर सकते हैं। इतना बताकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गोब्लिन उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब और कोई चारा ना होने के कारण उन्हें हमला करना ही पड़ता है, जिससे वो लोग उनके काफ़ी सारे लोगों को ख़त्म कर देती है। वो देखकर गोब्लिन का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये दोनों लोली ह्यूमन हमारे नोबल लोगों को मार कैसे सकती है। तभी वानसिन क्योंग से कहती है कि हम लोग इसके टेरिटरी में आ गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। वहीं पर ये सुनकर गोब्लिन का लीडर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाकर अपने काफ़ी सारे लोगों को समन कर लेता है। ये देखकर वानसिन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि लगता है कि इस गोब्लिन का पोजीशन क्लान में काफ़ी ज़्यादा हाई रहा होगा। वहीं पर वो गोब्लिन अपने लोगों से उन दोनों को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। ये ऑर्डर देकर वो खुद पर एक मंत्र पढ़कर विचक्राफ्ट गॉड को पोजेस्ट करवा लेता है। वो देखकर वानसिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहती है कि वो तो खुद को पोजेस्ट करवा सकता है, इसका मतलब जरूर वो उलिंग का विच वाइन से बिलोंग करता है। वहीं पर वो सभी गोब्लिन जाकर उन लोगों पर हमला करने लगे होते हैं। वो लोग उनसे फाइट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग संख्या में काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उनसे ताकतवर भी होते हैं और वो लोग वानसिन को जख्मी भी कर देते हैं। वो देखकर क्योंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसका हेल्प करने जाने लगती है, लेकिन तभी गोब्लिन का लीडर क्योंग के सामने आकर कहता है कि उसकी चिंता करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा भी वही हालत होने वाला है। उसे देखकर वो अपने मन में कहती है कि मैं अपना काफ़ी सारा पावर का यूज कर ली हूँ, मुझे पता नहीं कि अब मैं और कितना देर तक सर्वाइव कर पाऊंगी। फैंग हाउ मुझे लगता है कि अब हम लोग अगले लाइफ में ही मिल पाएंगे। ये सोचकर वो मरने का इंतजार करते हुए अपना आंख बंद कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर श्वांतियन पैलेस का हाउतियन अपने लोगों के साथ आकर पहुँचकर उन लोगों को बचा लेता है, जिन्हें देखकर वो लोग दोनों थोड़े से चैन के साथ लेते हैं। लेकिन वहीं पर उनका आ जाने से और उनसे पिट जाने के बाद गोब्लिन लीडर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। उसे देखकर हाउतियन सोचते हैं कि वो बंदा विच वाइन से बिलोंग करता है, इसलिए उससे डील करना आसान नहीं होने वाला है। ये सोचकर वो उन दोनों को जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों उन्हें छोड़कर नहीं जाने के लिए कहती है। तभी वो सभी गोब्लिन उन लोगों पर हमला करने आ जाते हैं, जिससे उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उनके फाइट के बीच में एक गोब्लिन वानसिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है और वो मरने से पहले फैंग हाउ को गुड बाय कह रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग
आकर उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है तुम किसे गुड बाय कह रही हो। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बेहोश हो जाती है। वो देखकर फैंग पूछता है इससे क्या हो गया, इसका इंजरी उतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा है। लिन हुई उससे बताता है कि उनका अटैक अपोनेंट को सोल को डैमेज कर देता है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। तभी क्योंग पीछे से उसे हक करते हुए कहती है मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। वहीं पर क्योंग को एक लड़के के साथ उतना ज़्यादा इंटीमेट होते देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखकर हाउतियन जल्दी से उन्हें फाइट पर फोकस करने के लिए कहने लगता है। वहीं पर उन्हें देखकर गोब्लिन के लीडर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो फैंग का ऑरा देखकर सोचता है कि वो सिर्फ एम्परर रीलम में ही है, लेकिन फिर भी उसका ऑरा उतना ज़्यादा डेंस क्यों लग रहा है। वो देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा फटने लगी होती है, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो लोग इतने सारे क्यों ना आ जाएं, क्योंकि वो लोग इंसान रेस है जिसे मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ह्यूमिलिटी और डरपोक इंसानों का असली कलर होता है। मेरा क्लान को चैलेंज करके वो लोग बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। ये सोचकर वो अपने सभी लोगों को उनका काम तमाम करने का ऑर्डर दे देता है। वो देखकर फैंग क्योंग से कहता तुम वांसिन को ख्याल रखो, मैं उसे देखकर आता हूँ। ये बोलकर वो एक गोब्लिन को एक ही पंच मारकर फेंक देता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगे होते हैं कि लगता है कि हम इंसानी रेस के पास भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पर्सन आ गया है, और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। उनकी सभी बातें सुनकर हाउतियन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो उन्हें शांत करते हुए कहता है अगर बोलना नहीं आता है तो अपना मुंह बंद रखो। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो बाकी के गोब्लिन से फाइट कर रहा होता है। वो सब देखकर गोब्लिन का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर वो मेरे उतने सारे वॉरियर को ऐसे कैसे हरा के रख सकता है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी गोब्लिन के सभी लोग उसे छोड़कर भागने लगे होते हैं। उन्हें भागता देखकर फैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब कौन लोली और डरपोक है। उसकी बातों सुनकर लीडर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन उसका कुछ ऑर्डर देने से पहले ही फैंग वॉइड में ट्रेवल करके उसके सभी बाकी के लोगों को काम तमाम कर देता है। वो देखकर उसका और ज़्यादा फटने लगा होता है, लेकिन वो फिर भी अपना काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करके उस पर अटैक करने चला जाता है। वो देखकर फैंग और ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे गोब्लिन के हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है, जिससे वो और ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर उसके पास किस तरह का पावर है, मेरा पावर बढ़ाए हुआ हाथ को भी वो चोट पहुंचा कैसे सकता है। वहीं पर फैंग उससे मारकर अपना स्वॉर्ड देखकर कह रहा होता है कि मेरा स्वॉर्ड का लाइट थोड़ा सा बुझ गया है, तुम्हारा पावर बाकी गोब्लिन से सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। फैंग को कुछ भी ना हुआ देखकर गोब्लिन का लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कहीं उसका स्वॉर्ड में बैटल इंटेंट तो नहीं है ना। ये सोचकर वो फिर से उससे फाइट करने चला जाता है और कहता है कि सच में अमेजिंग है कि इंसानी रेस में सच में इतना ज़्यादा ताकतवर भी कोई आ सकता है, लेकिन तुम फिर भी एक कमजोर ह्यूमन रेस हो। ये बोलकर वो फिर से अटैक करने बढ़ता है। वो देखकर फैंग सोचता है लगता है कि उसे हराना आसान काम नहीं होने वाला है। ये सोचकर वो अपना ग्रेविटी वाले स्किल का यूज कर देता है, जिससे वो गोब्लिन नीचे गिर जाता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है, और इसी के साथ फैंग उसका वहीं पर काम तमाम कर देता है, जो देखकर सभी लोग सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। उसे खत्म करने के बाद फैंग उसका हेल्प करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। हाउतियन कहते हैं कि सोर्स वर्ल्ड का श्वांतियन पैलेस का हेड होने के कारण ये तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बोलकर वो उसका नाम जानकर सोचता है कि ये तो यान फैमिली का भी मेंबर नहीं है, और मैं तो होंगमिंग रीला में फैंग फैमिली के बारे में कभी सुना भी नहीं हूँ। वहीं पर फैंग जाकर अपने दोनों गर्लफ्रेंड से मिलने लगा होता है और अपने मन में कहता है कि वुलिंग क्लान ये डेप्ट इतने आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। ये सोचकर वो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि वुलिंग क्लान का सोर्स लाइन कहाँ पर है। ये सुनकर हाउतियन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब तुम ये नहीं जानते हो कि उसका रेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस में से एक है और वो लोग इंसानी रेस से कहीं ज़्यादा पावरफुल भी है। उसकी बातों सुनकर फैंग उससे कहता तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। ये सुनकर वो उसे एक मैप दिखाते हुए कहता है कि इसमें सभी रेसेस का सोर्स लाइन के हिस्सा के बारे में बताया गया है। हमारा अभी के लोकेशन के हिसाब से उनके पास पहुँचने में हमें 2 से 3 दिन लग जाएगा। वो मैप देखकर फैंग को हुआन का बात याद आ जाता है, जो उससे कहा होता है कि जल्दी सोर्स स्टोन पाने का सबसे आसान तरीका है चुरा लेना। तभी हाउतियन उससे कहता है मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि उनका सोर्स स्टोन का ट्रांसपोर्टेशन का जो इंचार्ज है उसका नाम ऊमेंग है, जो कि ताकत के दम में अपने क्लान में नंबर 3 पर आता है, और हाँ सोर्स रिले में वो सबसे ताकतवर में से एक भी है। ऐसा कहा जाता है कि उसका ताकत ऑलरेडी हाफ सेंट में पहुंच गया है और वो कुछ ही सेकंड में एम्परर के पीक रिलम वाले को भी मार सकता है। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि अभी इस गोब्लिन को मारने में मुझे उतना ज़्यादा पावर और स्किल का यूज करना पड़ा, लेकिन उमेंग तो इसी रिलम के लोगों को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर सकता है, इसका मतलब उसका ताकत मुझसे कहीं ज़्यादा हाई है। वहीं पर वो अपने बात को पूरा करते हुए उससे कहता है कि और वो सेंट रिलम में ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर रहा है ताकि वो अपना सोर्स स्टोन को वुलिंग क्लान तक आराम से पहुंचा सके। काफ़ी सारे रेसेस का नज़र उस पर है, लेकिन उसके रहते हुए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी क्यों उससे कहती ऐसा कुछ खतरनाक करने के लिए अपना जान जोखिम में मत डालो।
ये सुनकर फैंग उसका सर पर हाथ रखते हुए कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा जिसको लेकर मैं श्योर ना हूँ। तभी हाउतियन उससे कहता है लेकिन अभी जो तुम वॉइड वाली स्किल को दिखाई हो वो सिर्फ सेंट ही पोजेस कर सकता है, वूमेंग चाहे कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो वो ये कभी इमेजिन कर ही नहीं पाएगा, इसलिए मैं ये विश करता हूँ कि तुम सक्सेस हो जाओगे। ये सुनकर फैंग उसका थैंक्स करता है और वहाँ पर जाने के लिए वो लोग प्लान बनाने लगे होते हैं। प्लान बनाकर और उससे फाइट करने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं, इसलिए आराम करने के लिए वो लोग ह्यूमन सिटी जाने लगे होते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इसी एपिसोड चाहते हुए फैंग उससे पूछता है कि इंसानी रेस का यहाँ पर सोर्स वाइन का क्या सिचुएशन है। इसका जवाब देते हुए हाउतियन कहता है हमारे पास अब कोई भी सोर्स वाइन नहीं बचा है, सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बाकी के रेसेस का भी सोर्स वाइन भी खत्म होने लगा है, क्योंकि काफ़ी सालों के माइनिंग के कारण अभी इस वर्ल्ड में बहुत ही कम सोर्स वाइन बचा है। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग उससे पूछता है कि ओरिजिन वाइन क्या है। हाउतियन बताता है कि ओरिजिन वाइन सोर्स इस्लाम का सभी सोर्स वाइन का सोर्स है। अगर तुम ओरिजिन सोर्स वाइन को ढूंढना चाहोगे तो तुम्हें ऐसा कोई भी क्लान अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम ओरिजिन वाइन में कुछ बेवकूफ़ी कर दोगे तो उससे पूरा का पूरा सोर्स इस्लाम भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए उसकी सभी बातें सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि वो उतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बोलकर वो उससे पूछता है कि नया सोर्स वाइन को ढूंढने पर क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। हाउतियन कहता है कि ह्यूमन रेस का मेजर ट्रांसेंडेंट फोर्स पहले ही ये प्रॉमिस कर दिया है कि जो भी सोर्स वाइन को ढूंढेगा उसे इमीडिएटली 10,000 सोर्स स्टोन रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया जाएगा और वो अनकंडीशनली 1% सोर्स वाइन को ओन भी करेगा। 1% सुनकर उसकी दोनों गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो देखकर फैंग कहता है सिर्फ 1% से तुम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे हम लोग कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस लाकर 10% को ओन करेंगे। उसकी सभी बातें सुनकर हाउतियन सोचता है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन उसका एबिलिटी देखकर ये इम्पॉसिबल भी नहीं लग रहा है। इसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में काफ़ी सारे भेड़िया वाला सोर्स बिस्ट आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उतना सारा सोर्स बिस्ट को अचानक से वहाँ पर देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि क्या हम लोग उससे डील कर भी पाएंगे या फिर नहीं। फैंग कहता है क्यों नहीं कर पाएंगे, मुझे तो लगता है कि ये लोग हमें फ्री में सोर्स स्टोन देने के लिए आ गए हैं। ये बोलकर वो काफ़ी तेज स्पीड में जाकर एक भेड़िया पर अटैक कर देता है। उसका स्पीड को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग भी उसका हेल्प करने चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर एक फाइट आउटब्रेक हो जाता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सभी भेड़िया का काम तमाम कर दिए होते हैं और उनमें से उन्हें टोटल 5 सोर्स स्टोन मिला होता है, जिससे वो लोग अपने अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बांट लेते हैं आपस में। उसे बांटने के बाद उन्हें सामने में ह्यूमन सिटी नज़र आने लगा होता है, लेकिन वो लोग ह्यूमन सिटी में ना जाकर छुपकर वूलिंग क्लान वाले को देखने लगे होते हैं, जहाँ पर कुछ गोब्लिन किसी तरह का गुफा की तरफ बढ़ रहा होता है। उससे देखकर हाउतियन उससे वूलिंग क्लान के बारे में सब कुछ बता रहा होता है कि वो लोग कितना ज़्यादा ताकतवर है, उनका रिप्रोडक्शन एबिलिटी कमज़ोर है इसलिए उनका संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। उनके बारे में सब कुछ जानकर फैंग उन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर खुद ही उन्हें आगे एक्सप्लोर करने चला जाता है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा बच कर उनका पीछा कर रहा होता है। और आसपास का जगह को देखकर उससे पता चल जाता है कि यहाँ की सभी जगह पहले से माइन कर लिया गया है। वो सब जानने के बाद फैंग वहाँ से आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक सोर्स बिस्ट का होने का आभास उसे हो जाता है, इसलिए वो एक पत्थर फेंक कर उसे बाहर निकालकर खुद ही वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे वो बिस्ट उन गोब्लिन पर हमला करने चला जाता है। लेकिन वो लोग उसे एक ही पंच में मार कर खत्म कर देते हैं और उसमें से निकले स्टोन को अपने चीफ को दे देते हैं। वो स्टोन लेकर चीफ उन्हें आसपास नजर रखने के लिए बोलकर उस स्टोन को वूमेन को देने के लिए चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो एक जगह पर कुछ बार नॉक करता है। वैसा खोखला वाला आवाज़ सुनकर फैंग समझ जाता है कि वहाँ पर एक हिडन स्पेस होगा। वो सब जानकर फैंग जल्दी से जाकर उन्हें सिचुएशन बता देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग जिद करने लगी होती है कि हम लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। फैंग उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हम लोग तीसरे सबसे ताकतवर से फाइट करने जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। क्यों उससे कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं और ये बंदा जा सकता है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं। उनकी बातें सुनकर हाउतियन उससे कहते हैं कि वो दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो मैं भी उन्हें हरा नहीं पाऊंगा। वो देखकर क्यों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कि अब तो सीनियर ब्रदर भी एडमिट कर लिया है, इसलिए अब कोई चारा ना होने के कारण उसे मानना ही पड़ता है और उन्हें खुद को बचाव पर ध्यान देने के लिए कहता है। वहीं पर हाउतियन अपने बाकी के लोगों को वापस ह्यूमन सिटी भेजते हुए कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी देखे हो और जो कुछ भी सुने हो किसी को कुछ भी मत बताना। उन्हें भेजने के बाद वो फैंग को एक जेट देते हुए कहता है कि अगर तुम उसे क्रश कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा और मैं एक्शन लेने के लिए शुरू कर दूंगा। उनसे बातें करने के बाद फैंग वापस उन लोगों पर नजर रखने चला जाता है, जहाँ पर एक गोब्लिन उस हिडन गुफा में चला जाता है, जहाँ पर उस लीडर का नाम उई होता है और वो काफ़ी मोटा और भद्दा होता है और उसके साथ 2 फीमेल गोब्लिन भी होती है और वो लोग भी बहुत ही बदसूरत होती है। जहाँ पर वो वाला गोब्लिन जाकर आज वो लोग जितना भी स्टोन को जमा किए होते हैं वो सब उसे दे देते हैं। उतना सारा स्टोन को देखकर उई काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस गोब्लिन को अपना क्लोज गार्ड का मेंबर बना देता है।
अपना प्रमोशन से वो गोब्लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर उई उस गोब्लिन को वापस भेजकर कहता है कि इतना सारे स्टोन से जब लॉर्ड वूमेंग आएंगे तो तब मेरे ग्रुप के पास सबसे ज्यादा होगा, और अगर मैंने लॉर्ड वूमेंग को खुश कर दिया तो मैं इस बेकार से जगह से निकल सकूंगा। वहीं पर वो सब देखकर फैंग सोचता है तो इसका मतलब उई सिर्फ एक टीम लीडर ही है, अभी उससे ना ही छूना अच्छा होगा। ये सोचकर वो उसी बंदे को फॉलो करने लगा होता है। उसे फॉलो करने पर उससे उनका सिचुएशन के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है, जिससे कि वो उन सभी को नोट कर रहा होता है। वो सब नोट करने के बाद वो आगे के हिस्से एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो एक अनएक्सप्लोइटेड एरिया में पहुंच जाता है और वहाँ पर किसी को भी ना देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। फैंग आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर काफी सारा बिस्ट अटैक करने के लिए आने लगता है, इसलिए वो जल्दी से उनसे फाइट करने लगा होता है। वो उनसे फाइट कर ही रहा होता है कि तभी उसका लिटिल बॉल पहाड़ के पीछे से आ रहे एक लाइट को दिखाता है। वो लाइट देखकर फैंग सोचता है कि अगर वो लिटिल बॉल का अटेंशन को खींच लिया है, इसका मतलब जरूर वो कोई सिंपल चीज नहीं हो सकता है। इतना सारा सोर्स बिस्ट के होने के कारण अगर मैं जाना भी चाहूंगा तो सबको मारना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं सीधे उन्हें मारने चला जाता हूं तो उससे काफी ज्यादा हल्ला हो जाएगा, जिससे जरूर वूलिंग क्लान को पता चल जाएगा, इसलिए उनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। ये सब सोचकर वो अपने लिटिल बॉल का यूज करके उसे बिस्ट की तरफ फेंक देता है, इसलिए सभी बिस्ट उसी की तरफ जाने लगे होते हैं। और फैंग इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी के बिस्ट को खत्म कर देता है, जिससे उसे काफी सारे स्टोन भी मिल जाता है। और यहाँ का बिस्ट में स्टोन होने का चांस बहुत ही ज्यादा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सब देखकर फैंग फिर से अपने लिटिल बॉल को फेंक कर उनका ध्यान भटकाने लगा होता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी सारे बिस्ट को मार दिया होता है। उन्हें खत्म करने के बाद वो अपने स्टोन को गिन रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका लिटिल बॉल और ज्यादा मात्रा में बिस्ट को लेकर आ जाता है। उतने सारे बिस्ट को देखकर फैंग की फटने लगी होती है और वो जल्दी से वहां से भाग जाता है। उतने सारे बिस्ट को अपनी तरफ आता देखकर वूलिंग क्लान वाले भी काफी ज्यादा हैरानी से पूछने लगे होते हैं कि आखिर कौन उन बिस्ट को अलर्ट कर दिया है, आखिर अचानक इतना सारा बिस्ट कहाँ से आ गया है। उतने सारे बिस्ट को देखकर वो लोग जल्दी से अपने टीम लीडर को नोटिफाई करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ में जब सभी बिस्ट वहां से चला जाता है तो तभी फैंग मौके का फायदा उठाकर लाइट आ रहे जगह पर जाने लगा होता है। वो छुप कर जाकर देखते हैं तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक व्हाइट कलर का बिस्ट होता है और वहीं से वो लाइट निकल रहा होता है, जिससे देखकर फैंग एक पल के लिए चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ये इतना ज्यादा ग्लो क्यों कर रहा है। तभी उसका नजर उस बिस्ट के पास रखे हुए एक परले जैसा गोल्ड स्टोन पर चला जाता है और उसी में से वो सब लाइट निकल रहा होता है। वो देखकर फैंग सोचता है कि जरूर उसमें से निकल रहे लाइट को ऑब्जर्व करने के बाद ही वो बिस्ट इतना ज्यादा ताकतवर बन गया होगा। ये सोचकर वो उसे टेस्ट करने के बारे में सोचकर उस पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन वो बिस्ट जाग जाता है और वो काफी गुस्से में अपने हेयर को निडल जैसा बनाकर फैंग पर अटैक करने लगा होता है, जो देखकर फैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से खुद का बचाव करने लगता है। और वो खुद का बचाव कर ही रहा होता है कि तभी वो बिस्ट फिर से अटैक कर देता है, जिससे इस पर फैंग को लग जाती है और वो काफी दूर फेंका जाता है, जिससे वहां पर काफी जोरदार आवाज हो जाता है। वहां का आवाज सुनकर सभी गोब्लिन हैरानी से कहने लगे होते हैं कि आखिर वो कैसा आवाज है और कहां से आ रहा है। वो आवाज सुनकर सभी लोग अपने लोगों को बुलाकर सोर्स वाइन का बचाव करने के लिए कहने लगते हैं और वहां पर जाने लगे होते हैं देखने के लिए। वहीं पर उस बिस्ट को दिखाते हैं जहां पर वो फैंग को पीट कर फिर से सोने चला गया होता है। दूसरी तरफ में फैंग को दिखाते हैं जहां पर उसे देखकर वो सोचता है कि इतना बड़ा कमोशन से जरूर सभी लोग अलर्ट हो गया होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मैं यहाँ पर और रह सकता हूँ। लेकिन वो फिर भी उस डिवाइन स्टोन को लेने के बारे में सोचकर फिर से लिटिल बॉल को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेज देता है, लेकिन उसका डिस्ट्रैक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एक चू भी नहीं करता है, जिससे फैंग का प्लान फेल हो जाता है। और तभी वहाँ पर सभी गोब्लिन पहुँचने वाले होते हैं। उन्हें देखकर फैंग को एक आइडिया आ जाता है। वहीं पर वो सभी गोब्लिन जाकर उस बिस्ट पर अटैक करने लगे होते हैं और उन दोनों में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। उस बिस्ट का पावर को देखकर सभी गोब्लिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और एक बंदा कहता है कि जरूर ये सोर्स बिस्ट का किंग होगा। सोर्स बिस्ट का किंग के बारे में सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगे होते हैं कि अगर सोर्स वाइन में एक किंग आ गया है तो इसका मतलब जरूर यहाँ पर आसपास सुप्रीम डिवाइन स्टोन भी होगा। उनकी सभी बातें सुनकर फैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वांग बोला था कि डिवाइन स्टोन एक ट्रांसेंडेंट पावर जनरेशन टू जनरेशन पास कर सकता है, अगर ऐसी बात है तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर दूसरी तरफ में उसका टीम लीडर आ गया होता है और अपने लोगों को अच्छी तरह से ऑर्डर देते हुए उस बिस्ट किंग के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए अब उस बिस्ट किंग को डिवाइन स्टोन को छोड़कर थोड़ा सा दूर आना ही पड़ता है। डिवाइन स्टोन को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होने लगे होते हैं। वो लोग खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वो बिस्ट अटैक करके पूरा सोर्स वाइन को डिस्ट्रॉय करने लगा होता है।
वो देखकर लीडर उन लोगों को पूरा पावर का यूज करके अटैक करने के लिए कहता है। इसलिए सभी लोग अपना पूरा पावर का यूज करके अटैक करने लगे होते हैं। उनका पावर देखकर फैंग का पसीना छूटने लगा होता है और वो सोचते हैं कि उनका पावर तो सच में इंसानों से कहीं ज़्यादा हाई है। अगर उलिन क्लान ही इतना ज़्यादा पावरफुल है तो बाकी के रेसर्स जो लोग इससे भी ताकतवर है उनका ताकत क्या होगा। ये सब वो सोच रहा होता है कि तभी उनका फाइट में से जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो मौका फैंग के लिए बिल्कुल सही होता है। इसलिए फैंग उस डिवाइन स्टोन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ में वो सभी लोग किंग बिस्ट पर भारी पड़ने लगे होते हैं। इसलिए अपना जान बचाने के लिए उस बिस्ट किंग को वहाँ से भागना पड़ता है। उसे भागता देखकर वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो उस स्टोन को लेकर वहाँ से काफ़ी दूर आगे होता है और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहा होता है। इसके बाद फिर से उन लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग अभी भी बिस्ट किंग का पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी किंग बिस्ट चिल्लाकर काफ़ी सारे सोर्स बिस्ट को भुला लेता है, जो देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि वो लोग उसके जाल में फंस गए हैं। और तभी वो सभी के सभी बिस्ट एक साथ उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अब उन लोगों को उल्टे पाँव वहाँ से भागना पड़ता है। वो सब छिपकर फैंग देखकर सोचता है कि किंग होने का बिल्कुल वर्दी है वो कुछ ही सेकंड में इतने सारे को समन कर दिया है। मुझे तो शक है कि मैं अपना वॉइड ब्लेड स्किल का यूज करने के बावजूद भी मैं उन सभी लोगों को नहीं मार पाऊंगा, लेकिन डिवाइन स्टोन मिलने से मेरा ये ट्रिप बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये दिखाते हैं कि फैंग को उलिंग क्लान के सोर्स वाइन में से जो उनका डिवाइन सोर्स स्टोन मिला होता है वो उसे लेकर भाग जाता है। और उसे लेकर भागने के बाद वो अपने लोगों के पास चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो उनको सोर्स बिस्ट किंग के बारे में सब कुछ बता देता है। फैंग की सभी बातें सुनकर हाउतियन उससे पूछता है कि इसके अलावा तुम्हें कुछ और पता है क्या। ये सुनकर फैंग को डिवाइन स्टोन वाला बात याद तो आ जाता है, लेकिन वो उसे वो वाला बात नहीं बताता है। वो उसे वो वाला बात नहीं बताने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी हाउतियन उससे कहता है कि ये तो सच में बहुत ही बड़ा डील हो गया है, इसलिए मैं जाकर अपना श्वानतियन पैलेस को बता देता हूँ। लेकिन फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि मैं रफली उनका ट्रूप को स्कैन किया था और मुझे पता चला कि वहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, जिसमें से 90 से 100 तक ग्रुप के लीडर लेवल का है। अगर हम लोग वहाँ पर रैसली चले जाते हैं तो ह्यूमन रेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर हाउतियन कहता है ये तो सच में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारे पास इससे डील करने का कोई अच्छा आइडिया है क्या। फैंग उससे कहता है क्यों ना हम इस न्यूज़ को पहले बाकी के रेसेस को डिस्क्लोज कर देते हैं, हम पहले उन्हें आपस में फाइट करने देंगे और थर्ड पार्टी बनकर हम सिचुएशन का फायदा उठा लेंगे। हाउतियन उससे कहता है क्या ये काम कर सकता है, मुझे लग रहा है कि ये प्लान फेल हो सकता है, लेकिन अगर ये प्लान फेल हो गया तो सभी रेसेस वाले एक साथ आकर ह्यूमन रेसेस से बदला लेने लगेंगे और इसी के साथ हम लोग ह्यूमन रेस का सिनर बनकर रह जाएंगे। फैंग उससे कहता है कि हमें सभी रेसेस को एक साथ ऑफेंड करने की जरूरत है ही नहीं, अगर उनमें से कोई एक डिवाइन स्टोन को हासिल कर लेता है और अगर हम उनसे छीन लेते हैं तो इस तरह से हम लोग दूसरे रेस का भी हेल्प कर रहे होंगे, इसीलिए सभी लोग एक साथ आकर ह्यूमन रेस के अगेंस्ट में नहीं होंगे। हाउतियन को उसका आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो अपना काम करने चला जाता है। उससे जाता देखकर फैंग सोचता है कि धोखा देने के लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं बाद में उसे मेकअप कर दूंगा। तभी लिन हुई उससे कहता है कि उलिंग क्लान का डिवाइन स्टोन मुझे नहीं लगता है कि अभी तक वहाँ पर होगा ही होगा, तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि बाकी के रेस तुमसे बदला लेने आ जाएंगे। ये सुनकर फैंग पसीना पसीना होते हुए सोचता है कि इस बंदे से सच में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। ये सोचकर वो उससे कहता है कि अगर दूसरे रेस को डिवाइन स्टोन नहीं मिलेगा तो उन्हें यही लगेगा कि वुलिंग क्लान वाले उसे छुपा के रख दिए हैं और तब बैटल और ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा, जो कि हम इंसानी रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो जाएगा। पूरा सिचुएशन जानकर क्योंग उससे पूछती है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। फैंग उससे कहते हैं कि हम लोग फॉरबिडन लैंड में सोर्स वाइन ढूंढने जाएंगे। फॉरबिडन लैंड के बारे में सुनकर वो थोड़ी सी चौंक जाती है। फैंग उसके हाथ से मैप को लेते हुए कहते हैं कि बाकी का सोर्स वाइन पहले एक्सप्लोर कर दिया गया है, इसलिए अगर हम नया वाइन को ढूंढना चाहते हैं तो हमें फॉरबिडन लैंड में ही जाना पड़ेगा। सबसे नज़दीकी फॉरबिडन लैंड सोर्स बिस्ट स्वैम्प है, जो कि 30,000 किलोमीटर जगह को कवर करता है। वो नाम सुनकर वानसिन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगी होती है कि मैंने उसके बारे में सुना है कि चाहे कोई भी रेस वहाँ पर क्यों ना एंटर कर जाए, लेकिन वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। उसका ताकत चाहे कितने ज़्यादा क्यों ना हो, वो लोग जिंदा वापस आ ही नहीं सकते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि 10,000 साल पहले एक पावरफुल रेस अपना 5,000 इलीट को जमा करके उसमें एंटर करने चला गया था और वो लोग उसमें एंटर तो कर गया था, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ था कि उसमें से सिर्फ एक ही बंदा जिंदा बचकर वापस आ पाया था और जो बंदा बचकर वापस आ पाया था वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था और वो ये बोल रहा था कि वहाँ पर अंदर में काफ़ी भयानक डीमन रहता है, जो कि 100 से ज़्यादा वॉरियर को एक ही बार में निकल गया था। उसकी सभी बातें सुनकर फैंग उससे कहता तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम लोगों को लेकर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो लोग सोर्स बिस्ट स्वैम्प में पहुँच जाते हैं।
वो लोग वहां पर पहुंचकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी की मदद की गुहार सुनाई देने लगी होती है। उस आवाज को सुनकर फैंग उन लोगों को देखते हुए सोचता है कि हालांकि उनका अपीयरेंस इंसानों जैसा है, लेकिन उनका ऑरा काफी ज्यादा अलग है। र्यूमर्स तो ये कह रहे हैं कि ये जगह काफी ज्यादा खतरा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आखिर ये कौन सा रेस है जो कि यहाँ पर आ गया है। फैंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसमें से एक बंदा अपना फोरबिडन आर्ट जैसा किसी स्किल का यूज करके अपने दुश्मन को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता है। उस स्किल को देखकर फैंग काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है और वो किस तरह की एनर्जी का यूज कर रहा है। वो एनर्जी तो 9 एक्सट्रीम एनर्जी से बिलोंग भी नहीं करता है, लेकिन उसका पावर तो उनका पावर को भी सरपास कर दिया है। वहीं पर उनके दुश्मन को दिखाते हैं जो कि पूरा का पूरा मिट्टी ही होता है और वो हिल रहा होता है और वो अचानक उनका एक साथी को निगल जाता है। वो देखकर वो बंदा फिर से अपने स्किल का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बहन को लेकर वहां से भागने लगा होता है। वो सब देखकर फैंग अपना पर्पल आई वाले स्किल का यूज करके देखने लगा होता है, तो उससे पता चलता है कि वो सभी का सभी स्वाम्प यानी कि मिट्टी पूरी तरह से मॉन्स्टर नहीं होता है, बल्कि वो काफी सारे बग्स मिलकर वैसा बना होता है, यानी कि काफी सारे कीड़ा मिलकर उतना बड़ा बना होता है। इसलिए बार बार अलग हो जाने के बावजूद भी वो तुरंत एक दूसरे के साथ मिलकर उतना बड़ा बन जा रहे होते हैं। और ये भी काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है कि वो लोग कुछ ही सेकंड में किसी को भी खाकर हड्डी बना देते हैं। वहीं पर उनका चीख सुनकर क्योंग पूछती है कि क्या हमें उनका हेल्प करना चाहिए। फैंग ना में जवाब देकर उन दोनों को वहां से लेकर जाते हुए कहते हैं कि वो स्वाम्प काफी ज्यादा अजीब है और हम शायद उन्हें हरा भी नहीं पाएंगे, और मैं पहले तुम लोगों को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहूंगा। ये बोलकर वो उन दोनों को वहां से लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वही बंदा चिल्लाते हुए फैंग से कहता है कि अगर तुम हमें बचा लोगे तो हम तुम्हें 10,000 सोर्स स्टोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। 10,000 सोर्स स्टोन के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो उनका हेल्प करने के लिए मान जाता है, और वो अपने लोगों को सेफ जगह पर जाने के लिए बोलकर वो खुद ही उनसे डील करने के लिए चला जाता है। और जाकर वो अपने हेवनली पनिशमेंट वाला जो थंडर को ऑब्जर्व किया होता है उसका लाइटनिंग का यूज करते हुए सोचता है कि ये लाइटनिंग दुनिया में किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो देखता हूँ कि ये कितना ज़्यादा सच है इस बात में। ये सोचकर वो उसका यूज करके उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी के सभी बग्स वहाँ से भागने लगे होते हैं, यानी कि वो सभी के सभी कीड़ा वहाँ से भागने लगा होता है। वो देखकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगे होते हैं कि आखिर वो सभी के सभी मिस्टीरियस क्रिएचर अपने आप भाग क्यों रहे हैं। अगर वो सच में उस बंदे के लाइटनिंग से डर रहा है तो इसका मतलब ये स्वाम को कब के इंसानी रेस कॉन्कर कर लिए होते हैं और अभी तक इसका इंतजार नहीं कर रहे होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वो लाइटनिंग एट्रीब्यूट हो ही नहीं सकता है। वहीं पर उन्हें भागता देखकर फैंग सोचता है कि इतना सारा ऑर्गेनाइज कीड़ों का जरूर एक किंग या फिर क्वीन होगा ही होगा। अगर मैं उनका किंग या फिर क्वीन को जिंदा पकड़ लेता हूँ तो मैं उन्हें आराम से कंट्रोल कर पाऊंगा, जिससे ये पूरा का पूरा फॉरबिडन लैंड ही मेरे कंट्रोल में आ जाएगा। और इतने सारे कीड़ों को नोटिस करने के लिए जरूर यहाँ पर एक सोर्स पॉइंट होगा ही होगा, और अगर मैं उस सोर्स पॉइंट को भी कंट्रोल कर लेता हूँ तो मेरे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। इतना सोचकर वो अपने लोगों को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर उनका पीछे जाने के लिए कहता है। जो सुनकर पहले तो वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसका ख्याल रखने के लिए कहता है और सोचता है कहीं वो सच में उस डिमन को खत्म तो नहीं करना चाहता है ना। तभी उसकी बहन उन दोनों को खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम यून छाओकी है और ये मेरा भाई यून किंगसान है और हम लोग किंग यू क्लान से बिलोंग करते हैं। वो सब सुनकर क्योंग थोड़ी से चौंकते हुए कहती है किंग यू क्लान से, वही सो कॉल्ड हेवन और अर्थ का फेवरेट बोला जाने वाला क्लान ना। ऐसा कहा जाता है कि उस क्लान से आने वाले 50% लोग सेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और होली लेवल में भी पहुंच जाते हैं। क्या ये सच है? किंग सान थोड़ा सा एम्बैरेस फील करते हुए कहता है कि मैं अपनी बहन को एक्सप्लोर करने के लिए लेकर आया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि हम लोग खुद ही डीमन के रास्ते में आ जाएंगे, जिससे हमारा काफी सारा गार्ड मारा भी गया और हम लोग भी लगभग मरने ही वाले थे। तुम लोगों का थैंक्स कि हम लोग बच पाए हैं। उसकी सभी बातें सुनकर वांसिन उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो अपने प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए तुम्हें। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगा होता है कि लेकिन मेरे पास अभी तो 10,000 स्टोन नहीं है, इसलिए क्या तुम लोग मुझे कुछ दिन दे सकते हो? मैं अपना क्लान से जमा करके जल्दी तुम्हें भिजवा दूंगा। उसकी बातें सुनकर वो कहती है अगर तुम्हारे पास था ही नहीं तो तुम झूठ क्यों बोले थे? किंग सन कहता है कि मैं आप लोगों को अपना जान बचाने के फेवर को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं किंग सन अपना क्लान के बिहाफ में 1 महीने के अंदर में आप लोगों को 10,000 स्टोन भिजवाने का प्रॉमिस करता हूँ। ज़्यादा चिंता मत करो, मेरा क्लान काफ़ी बड़ा सोर्स पॉइंट को कंट्रोल करता है, इसलिए 10,000 हम लोग जरूर तुम्हें दे देंगे। इतना बोलकर वो उसे अपने एक आइडेंटिटी कार्ड देते हुए कहता है कि ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, फ्यूचर में अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम इसे यूज करके मेरे क्लान में मुझे ढूंढने आ सकते हो। उसका वो वाला ID कार्ड लेकर वांसन सोचती है कि इस ID कार्ड का यूज करके वो किसी भी फॉरेनर को अपने क्लान के टेरिटरी में एंटर करवा सकता है। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी जरूर सिंपल नहीं हो सकता है। तभी किंगसन उससे पूछता है क्या मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि तुम लोग किस रेस से बिलोंग करते हो? जब हम स्टोन जमा कर लेंगे तो किसी को बोलकर वहां पर भिजवा देंगे। इसके जवाब में वो कहते हैं ब्रदर हाउ को आने का इंतजार करो, तब हम लोग बातें करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ में फैंग को दिखाते हैं जहां पर वो अभी भी उन कीड़ों का पीछा कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा कीड़ा आ जाता है
है और वो वही कीड़े होते हैं जो लोग मिलकर उतना बड़ा बन गया होता है। उसे देखकर फैंग को अब पूरा यकीन हो गया होता है कि जरूर उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा होगा, नहीं तो वो लोग इतना ज़्यादा नीटली और ऑर्डरली काम नहीं कर सकते थे। ये सोचकर वो अपना पर्पल आई का यूज करके देखता है तो उसे क्वीन बग दिख जाती है। उससे ढूंढने के बाद वो अपने लिटिल बग को निकालकर उस बड़े वाले बग को सबमिट करने या फिर मरने के लिए बोलने के लिए कहता है। इसलिए उसका लिटिल बॉय जोर से चिल्लाकर उससे कुछ कहता है, जो सुनकर वो बड़ा वाला बग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। उसका वैसा रिएक्शन देखकर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम उससे ऐसा भी क्या कह दिए हो जिससे वो इतना ज़्यादा भड़क रहा है। ये बोलकर वो अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो उस पर अटैक करके उसके अंदर से क्वीन बग को निकाल लेता है, जिससे बड़ा वाला बग नीचे गिर जाता है। वहीं पर फैंग उस क्वीन को लेकर वॉइड में एंटर कर जाता है, जहाँ पर फैंग फिर से वॉल को ये बोलने के लिए उससे कहता है कि सबमिट कर दो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो सुनकर क्वीन बग भी भड़क जाती है और वो उसका हाथ में काटने लगी होती है। वो देखकर फैंग सोचता है कि अगर मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा तो सबको मैं कंट्रोल आसानी से कर पाऊंगा। ये सोचकर वो उससे पूछता है कि तुम ये बताओ कि मैं कैसे उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर बोल जाकर उस क्वीन बग के सर में से एक स्टोन जैसा कुछ निकाल लेता है, जिससे वो बेकार हो जाती है और वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और ऐसा हो जाता है जैसे कि वो बेहोश हो गई हो। और उसका लिटिल बॉल उसका सर में से जो बॉल जैसे किसी चीज़ को निकाला होता है, वो फैंग को उस पर अपना खून का एक बूंद डालने के लिए कहता है। इसलिए फैंग वैसे ही करता है। वो देखकर बॉल वापस उसका दिमाग को क्वीन बग में डाल देता है, जिससे वो बग जाग जाती है और फैंग को अपना मास्टर कहने लगी होती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वापस उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर सभी बग होते हैं। उन्हें देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब वो उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा होता है और कह रहा होता है कि पूरे सोर्स रिलम में कोई भी इन बग्स को ख़त्म नहीं कर सकता है और इनका सोर्स वाइन भी अब मेरा पर्सनल एसेट बन गया है। इतना बोलकर वो क्वीन बग से पूछता है कि ये बताओ कि तुम लोगों का पावर कहाँ से मिलता है और अभी तक कोई भी तुम लोगों को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया है। क्वीन बग उससे बताते हैं क्योंकि हम लोग सोर्स स्टोन का सभी एनर्जी को डिवॉर कर सकते हैं। वो जानकर फैंग उससे उसका सोर्स वाइन दिखाने के लिए कहता है। इसलिए वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर उसका सोर्स वाइन होता है, जहाँ पर काफ़ी सारे बिस्ट उसे गार्ड कर रहे होते हैं। लेकिन क्वीन बग उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देती है। भगाने के बाद फैंग उसमें एंटर करके देखने चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारा सोर्स स्टोन होता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि अपना आधा स्वयं को यहीं पर इसे गार्ड करने के लिए छोड़ दो और अगर मेरे अलावा कोई और भी इसके सामने आता है तो उन्हें भगा देना। इसके लिए क्वीन बग मान जाती है। उन लोगों को उसका काम देने के बाद फैंग वापस अपने लोगों के पास चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। फैंग को वापस जिंदा आते देखकर किंग सन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी जिंदा वापस लौट के आज तक आया ही नहीं है। और उसकी बहन भी फैंग को देखकर अपने मन में कहती है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि बाहर में मेरे भाई से भी कोई ताकतवर बंदा मैं देख सकती हूँ। तभी वो लोग एक दूसरे को खुद से इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और फैंग का ह्यूमन रेस से होने वाला बात जानकर वो लोग थोड़े से और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन रेस इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होते हैं। वहीं पर फैंग उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक डील करना चाहोगे। किंग सन थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है डील, कैसा डील, पहले ये तो मुझे बता दो कि उस डील का मैं करना क्या होगा। फैंग बताना शुरू करता है कि अगर तुम मेरे साथ एक डील को अग्री कर लोगे तो अगर मुझे फ्यूचर में कोई भी सोर्स फैन मिलेगा तो मैं उसका 50% तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर किंग सन थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकते हुए कहता लेकिन मैंने सुना कि इंसानों के पास जितना भी सोर्स फैन बचा हुआ है वो सभी के सभी सोर्स फैन में सोर्स स्टोन खत्म हो गया है। कहीं इसका मतलब तुम लोगों को कोई नया बहन तो नहीं मिल गया है ना। लेकिन मुझे तो शक है कि इंसानी रेस का ताकत के दम पर तुम लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते हो। इसका जवाब देते हुए फैंग उससे कहता है कि मैं इंसानी रेस का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना पर्सनल सोर्स वाइन का 50% देने की बातें कर रहा हूँ। अब ये सुनकर तो सभी के सभी लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और किंग सन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उससे पूछने लगा होता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है कि ये बिना किसी परेशानी के जंगल के अंदर में जाकर बिना किसी इंजरी के बाहर भी आ गया है, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बंदा फेक नहीं रहा है। वहीं पर फैंग उसका जवाब देते हुए उससे कहता है कि अगर तुम अपने की मिशनरी को भेजकर ह्यूमन रेस के साथ में एक अग्रीमेंट साइन करवा के वर्ल्ड को अनाउंस कर दोगे तो जब टाइम आएगा तब मैं अपने 50% तुम्हें दे दूंगा। उसकी बातें सुनकर किंग सन उससे डील करने के लिए मान जाता है और कहता है लेकिन मैं ये जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ कि अगर तुम्हारा सोर्स लाइन से स्टोन निकालने का कितना ज़्यादा बॉटम लाइन है। ये बोलकर वो फैंग पर गैम्बल करने का रिस्क ले लेता है। वहीं पर फैंग बताने से ज़्यादा अच्छा दिखाना समझता है, इसलिए वो सभी स्वाम को यानी सभी वॉर्म को उसके सामने कंट्रोल करके दिखा देता है, जो देखकर उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। और किंग सन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है तो जिस वाइन की तुम बातें कर रहे हो कहीं ये उन स्वाम्प का तो नहीं है ना। फैंग हाँ में जवाब देते हुए कहता है क्या तुम चेकआउट करना चाहते हो। किंग सन काफ़ी ज़्यादा डर गया होता है और वो कहता नहीं तुम जैसा बोले हो सब कुछ वैसे हो जाएगा। उससे डील करने के बाद फैंग लोग वापस अपनी ह्यूमन सिटी में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग वुलिंग क्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उनका डिवाइन ओरिजिन स्टोन गायब हो गया है और अब वो सभी मेजर रेसेस को यंगर जनरेशन को पकड़ कर उनसे रैंसम मांग रहे हैं। उनकी सभी बातें सुनकर फैंग उससे पूछ लेता है कि
कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो लोग बताते हुए कहते हैं कि ह्यूमन रेस 3 मेजर रेस को ज्वाइन करने के बाद वुलिंग क्लान में बीस्ट किंग को खत्म करने गए थे, लेकिन हमें वहाँ पर उनका कोई भी डिवाइन स्टोन मिला ही नहीं। और जहाँ तक कि वुलिंग क्लान वाले भी सभी लोगों को बंदी बना लिए हैं और सभी रेसेस से 1 लाख सोर्स स्टोन की मांगे कर रहे हैं। उनकी सभी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं ओरिजिनली में तो मैं वुलिंग क्लान वाले को बस थोड़ा सा एक सबक सिखाना चाहता था, लेकिन लगता है कि मैंने उनका डिवाइन स्टोन के टेम्पटेशन को कम समझ लिया था। वहीं पर वो सभी लोग अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि अभी का सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है और सभी रेस का यंग टैलेंट को मोबिलाइज कर लिया गया है। ये सुनकर फैंग सोचते हैं कि अगर ऐसी बात है तो जरूर हाउतियन भी वहीं पर होगा। ये मैटर मेरे वजह से शुरू हुआ था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से उन लोगों को कुछ परेशानी हो जाए। ये सोचकर वो अपने दोनों गर्लफ्रेंड को वहीं पर इंतजार करने के लिए बोलकर खुद ही वहाँ पर देखने चला जाता है कि वहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी ह्यूमन रेस वाले को दिखाते हैं जिन्हें काफी सारे वुलिंग क्लान वाले चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और वुलिंग क्लान का थर्ड मास्टर वूमेंग उन सभी लोगों पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, इसलिए उसके सभी के सभी लोग उन लोगों पर अटैक कर देता है। लेकिन यान फैमिली का यान मो नाम का बंदा जो कि यान फैमिली का यंगर जनरेशन में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, वो उनके अटैक से सबको बचा लेता है और हाउतियन को रिट्रीट करने के लिए कहने लगता है। हाउतियन अपने बाकी के मरे हुए लोगों को और बाकी के जख्मी लोगों को देखते हुए पूछता है लेकिन उनका क्या होगा। यान वो कहता है कि हमारे पास उन्हें अबैंडन करने के अलावा अब और कोई चारा बचा ही नहीं है, फाइट मत करो, रिट्रीट कर लो। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगा होता है, लेकिन उसका भागने देने से पहले ही वुलिंग क्लान का सेकंड मास्टर वहाँ पर उली अटैक करते हुए आ जाता है और अटैक करते हुए कहता है कोई नहीं भाग रहा है। वुलिंग क्लान के 2 मास्टर को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग आखिरी सांस तक फाइट करने की बातें कर रहे होते हैं और मरने से पहले अपने साथ वो लोग कम से कम एक को तो लेकर जाने की बातें कर रहे होते हैं। ये बोलकर वो सभी लोग उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे होते हैं, जो देखकर दोनों मास्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और वो लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे सभी लोग पिट जाते हैं और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी होती है, इसलिए सभी लोग उसी आवाज़ की दिशा की तरफ देखने लगे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर फैंग हाउ उन्हीं कीड़ों पर बैठकर आ रहा होता है। उसे देखकर हाउचिन उसे वहाँ पर नहीं आने के लिए बोलकर उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहने लगा होता है। लेकिन दूसरी तरफ में एक और कमजोर इंसान को आता देखकर उली हंसते हुए कहने लगा होता है कि देखो तो एक और इंसान आ गया है और वो भी काफ़ी ज़्यादा कमजोर लग रहा है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो वापस जाने के बारे में भूल जाना। ये बोलकर वो अपने बीस्ट का यूज करके उस पर अटैक करवा देता है, जो देखकर हाउचिन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया होता है और उसे जल्दी से वहाँ से भागने के लिए कहता है। दूसरी तरफ में उसका बीस्ट का अटैक करने से पहले ही उसके सभी कीड़े आकर उसे रोक देते हैं और उसे पर हमला करके उसे निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो लोग उस बीस्ट को पूरी तरह से निकल कर गायब कर देते हैं, जो देखकर उली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जल्दी से वो फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो काफ़ी ज़ोरदार हमला कर देता है, लेकिन उसका अटैक के भी उस पर कोई असर होता ही नहीं है और उसका सभी का सभी अटैक पूरी तरह से बेकार हो जाता है, जो देखकर तो उली काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दूसरी तरफ में वो सब देखकर हाउचिन भी सोचने लगा होता है कि ये तो वुलिंग क्लान का सेकंड मास्टर का अटैक को भी सह ले रहा है, सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है, आखिर फैंग हाउ इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे बन गया है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो मेरा अटैक करने का बारी आ गया है। ये बोलकर वो अपने हेवनली पनिशमेंट वाला लाइटनिंग का यूज करके उन सभी कीड़ों को एक बहुत ही बड़े मोस्टर में बदल देता है, जो देखकर उली को तो फटने लगी होती है, लेकिन वो फिर भी हार ना मानकर उस पर अटैक करने लगा होता है, लेकिन उसका अभी भी कोई फायदा नहीं होता है, जो देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी फैंग का बेस्ट उनका स्पेल को भी स्वॉलो कर जाता है। अब वो देखकर तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा डरने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में वैसा रिजल्ट देखकर सभी इंसान काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं और फैंग का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। दूर से वो सब यानमो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगे होते हैं कि उसके पास लाइटनिंग एट्रीब्यूट है, कहीं इसका मतलब वो मेरे जान फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता है ना। वहीं पर उली को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने लोगों से हेल्प मांगने लगा होता है, इसलिए उसके सभी लोग मिलकर फैंग के बेस्ट पर हमला करने लगे होते हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा ना देखकर अब उन सभी लोगों के फटने लगी होती है। उन लोगों के फटी रही होती है तभी फैंग उन सभी लोगों पर हमला करने के लिए कह देता है, इसलिए फैंग का बेस्ट अपना और काफ़ी सारा मुंह निकाल कर सभी लोगों पर हमला करने लगा होता है, जो देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगे होते हैं और वो देखकर उली भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन अब उसके पास गुस्सा होने के अलावा और कोई चारा होता ही नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो अपने लोगों को रिट्रीट करने के लिए बोलकर वो लोग भी भागते हुए उसे धमकी देते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सभी लोगों को हील कर रहा होता है। सभी लोगों को हील करने के बाद
बाद फैंग उनसे पूछता है कि सिर्फ इतना ही बचा है क्या? हाउतियन कहता है कि मैं सच में काफ़ी ज़्यादा असेम्ड हूँ, मेरा लैक ऑफ एबिलिटी के कारण ये सब हो गया है। फैंग उससे कहता है तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं उनका मौत का बदला जरूर लूँगा। ये बोलकर वो अपने बनाए हुए बेस्ट पर बैठकर वुलिंग क्लान वाले से बदला लेने के लिए जाने लगा होता है। उससे ज़्यादा देखकर बाकी के इंसानी रेस वाले भी उसका पीछे पीछे तमाशा देखने जाने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग जाकर सभी वुलिंग क्लान वालों को चारों तरफ से घेर लिए होते हैं और उस पर हमला करने लगा होता है। अचानक हमले से वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए होते हैं और उन्हीं में से एक बंदा जल्दी से सेंट स्टेडियम में ब्रेक थ्रू करके सोर्ड स्टेडियम से भागने के बारे में सोचने लगा होता है, जो देखकर उली और उमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर भाग रहा होता है। लेकिन उसका भागने देने से पहले फैंग का बेस्ट उसे वहीं पर पकड़ लेता है और वहीं पर उसका काम तमाम कर देता है। तभी वो लोग फैंग से पूछने लगे होते हैं कि अगर तुम क्या लोगे, फिर तुम रुकने के लिए मान जाओगे? फैंग कहता है मेरा रुकना इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे कुछ शर्तों को पूरी करनी पड़ेगी। उली उनसे फाइट करते हुए कहता है ठीक है, लेकिन पहले इन्हें रुकने के लिए तो बोलो। फैंग उन्हें रोकते हुए कहता है जब तक तुम लोग भागने की कोशिश नहीं करोगे ये लोग भी कुछ नहीं करेंगे। दूर से वो सब देखकर यान वो हाउतियन से पूछता है कि आखिर वो बंदा कौन है और वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। हाउतियन उससे अभी भी वहाँ पर देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन फिर बताते हुए कहते हैं कि उसका नाम फैंग हाउ है और वो कह रहा है कि वो फैंग फैमिली से आया है। उसकी बातें सुनकर यान वो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है कि क्या ऐसा कोई ताकतवर फैमिली होंगमेंग रियल में एग्जिस्ट भी करता है क्या, लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपना शर्त बताते हुए कहता है कि पहला शर्त ये है कि तुम्हें अपना डिवाइन स्टोन मुझे देना पड़ेगा। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, उससे पहले ही कोई लेकर भाग गया है। उनकी बातें सुनकर फैंग सोचता है मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन ये अच्छा होगा अगर तुम लोग एक और मुझे दे सकते हो तो। ये सोचकर वो उनसे कहता है कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मेरा पहला डिमांड है, मुझे एक डिवाइन स्टोन चाहिए। ये सुनकर उमिंग चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि चाहे कुछ भी कर लो हम उसे नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम उसे तुम्हें दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन तभी उसका मुंह से वो सब कुछ सुनकर उली उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम सबको मरवाना चाहते हो क्या? ये बोलकर वो फैंग हाउ से कहता है कि हम तुम्हारे शर्त को मानते हैं, लेकिन उसे तुम्हें देने में हमें कुछ टाइम लग जाएगा। उसकी बातें सुनकर फैंग कहता है चलो ठीक है, अब दूसरा शर्त की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा शर्त के बारे में सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और कहने लगे होते हैं कब तक ये खत्म नहीं हुआ क्या? फैंग कहता नहीं, अभी तो और आना बाकी है। ये सब सुनकर उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे होते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग शर्त बताते हुए कहता है कि तुम्हारा वुलिंग क्लान मेरे ह्यूमन रेस को धोखा से यहाँ पर बुलाया था, जिससे हमारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, इसलिए तुम सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। फैंग का अनरीजनेबल बातें सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगे होते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से डिवाइन स्टोन को चुराने के लिए आए थे, लेकिन अब जबकि तुम लोगों को नुकसान हो गया तो तुम लोग हमें ब्लेम कर रहे हो। उनकी बातें सुनकर फैंग उनसे कहता है तो तुम लोग ये कह रहे हो कि तुम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाले हो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपना पेट को यहीं पर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा क्लान को इसका डिफेंस तोड़ने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये सुनकर उन सभी लोगों का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब तो होने लगा होता है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसका फालतू का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मान जाता है। उसकी बात सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए हाउतियन से पूछते हैं कि जल्दी से जोड़ घटाव करके ये बताओ कि हमें कितना कंपनसेशन चाहिए। हाउतियन उससे बताते हुए कहते हैं कि ह्यूमन रेस में टोटल 185 लोग आए थे, लेकिन अब सिर्फ 32 लोग ही बचे हुए हैं। अगर हम सभी लोगों को 100 क्रिस्टल कंपनसेट करते भी है, फिर भी उन सभी लोगों को 15,300 क्रिस्टल देना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर फैंग उनसे कहता है कि तुम लोग तो सुन ही लिए होगे ना, इसलिए जल्दी से हमें इतने क्रिस्टल दे दो या हम तुम्हारे उतने लोगों को मारेंगे, और तुम्हें मारने के बाद हम लोग फिर से तुम्हारे क्लान में जाकर स्टोन को मांगी करेंगे। चलो बताओ कि तुम क्या चुनते हो। उसकी बातें सुनकर वूली का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है, लेकिन उससे उसकी बातें माननी ही पड़ती है और जल्दी से वो अपने लोगों को बोलकर उतने स्टोन मंगवा लेता है। इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उतना क्रिस्टल फैंग को जमा करके दे दिए होते हैं। वो सब फैंग हाउतियन को देखकर चेक करने के लिए कहता है। हाउतियन चेक करके बताता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसका रिजल्ट सुनकर उली पूछता तो क्या अब हम लोग जा सकते हैं ना? फैंग उससे कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम लोगों को जाने दे सकता हूँ। अब ये सुनकर तो उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो गया होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे होते हैं कि अभी तुम्हें और क्या चाहिए। इसका जवाब देते हुए फैंग कहता है कि डिवाइन स्टोन हमारे लोगों को बंदी बनाने के लिए था और सोर्स स्टोन उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए था जो लोग हमारे लिए सेक्रीफाई किए थे, और अगर तुम सभी लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम सभी लोगों को खुद को रिडीम करना पड़ेगा। ये सुनकर उनका खून खौलने लगा होता है और पूछता है आखिर मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ। इसका जवाब देते हुए फैंग कहता है बहुत आसान है, ऑर्डिनरी वुलिंग क्लान के मेंबर को सिर्फ 10 स्टोन देना पड़ेगा, लीडर की बातें करें तो उन्हें 100 क्रिस्टल देना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा यानी कि क्लान मास्टर की बातें करें तो तुम लोगों को 10,000 क्रिस्टल देना पड़ेगा। अब ये सुनकर तो उमें काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगा होता है। वो सब देखकर फैंग का बिस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा होता है। उसका बिस्ट को देखकर उसका काफ़ी ज़्यादा फट जाता है और वो माफ़ी मांगते हुए कहने लगा होता है कि हमारे पास इतने स्टोन नहीं है, पहले तुम हमें वापस सिटी में जाने दो और हम लोग वहाँ जाकर स्टोन लेकर वापस जरूर आ जाएंगे।
इसका जवाब में फैंग कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? मैं तुम्हारे एक बंदे को रिडीम कर देता हूँ और वो जाकर और सोर्स स्टोन लेकर आ जाएगा, और जब लेकर आ जाएगा तब मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। फैंग जैसे ही अपना ये बात पूरा किया होता है कि तभी वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और किसी के कहने की आवाज़ें सुनाई देती है, और वो बंदा ये बोलते हुए वहाँ पर आया होता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं वो सब लेकर आ गया हूँ। वहीं पर उस आवाज़ वाले बंदे को दिखाते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वो निंग हो, यानी कि उनका फर्स्ट मास्टर होता है। वो आकर कहता है कि मैं लेकर आ गया हूँ, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसे लेने का एबिलिटी है? उसे देखकर ऊमिंग उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऊनिंग बताते कि कुछ चोरों को पकड़ने के बाद मुझे पता चला है कि कोई हमारे लोगों को लूटने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वहीं पर ऊनिंग को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और थोड़ा सा डरते हुए यानमो कह रहा होता है कि ऊनिंग उलिंग क्लान का नंबर 1 एक्सपर्ट है, उली उसके सामने तो कुछ कर ही नहीं सकता है। पूरे सोर्स सिस्टम में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो कि उसे हरा सकते हैं, और उसे मारने वाला तो और भी काफ़ी ज़्यादा कम है। दूसरी तरफ में उसे देखकर फैंग उससे कहता है कि एक और बड़ा मछली आ गया है, मैं तो तुम्हें भी बिना सोर्स सिस्टम को जाने नहीं देने वाला हूँ। उसका वो बात सुनकर ऊनिंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर हमला करते हुए कहता है कि एक इंसान जो कि ये भी नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, वो मेरे साथ नेगोशिएशन करने का बिल्कुल वर्दी है ही नहीं। उसका अटैक देखकर फैंग कहता है लगता है कि मैंने तुम्हें कम समझ लिया है, अब अगर तुम जाना चाहते हो तो अब तुम्हें 15,000 क्रिस्टल देना पड़ेगा। ये सुनकर ऊनिंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो काफ़ी जोरदार अटैक करके उसके कीड़ों को अलग अलग कर देता है, जो देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगे होते हैं। दूसरी तरफ में उस पर अटैक करके वो अपने लोगों से कहने लगा होता है कि देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा इंसानी बच्चा ही है। वो अपना बात पूरा करते हैं कि तभी वो सभी कीड़े मिलकर फिर से आपस में मिलकर वापस उठने लगे होते हैं, जो देखकर उली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे उस तरफ देखने के लिए कहने लगता है। इसलिए जब उन्हें उस तरफ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और उसके अटैक से बचते हुए कहने लगा होता है कि आखिर ये है क्या? वो देखकर उली जल्दी से फैंग को उसे रोकने के लिए कहने लगता है। फैंग कहता है कि 5,000 और स्टोन से कम नहीं लूंगा। ये सुनकर ऊमिंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे उतना सारा स्टोन देने से मना करने लगा होता है, लेकिन दूसरी तरफ में ऊनिंग का फटके 4 हो गया होता है, इसलिए वो उसे देने के लिए मान जाता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऊनिंग वो जितना क्रिस्टल मांगा होता है उतना क्रिस्टल दे दिया होता है और उसके साथ साथ वो उसे एक डिवाइन स्टोन भी दे दिया होता है। वो सब लेकर फैंग कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी सरेंडर कर दोगे। दूसरी तरफ में वो सब देखकर ऊमिंग कहता है तो इसका मतलब आप पहले इसके बारे में सोच लिए थे? ऊमिंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हुए उनसे कहते हैं कि इसके बारे में कोई बाहर में कुछ भी नहीं बताएगा। ये बोलकर वो लोग वापस वहाँ से चले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान मो फैंग से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। उसके बारे में जानकर फैंग उससे कहता है कि तुम यान फैमिली के मेंबर हो ना, मेरा नाम फैंग हाउ है और हाँ यान आउतियान को मेरा रिगार्ड जरूर देना। उसकी बातें सुनकर यान मो सोचता है कि ये हमारे पैट्रियट को जानता है तो इसका मतलब मुझे जरूर जाकर इसके बारे में बताना पड़ेगा। तभी हाउतियन उससे कहता है कि ये ट्रिप कंप्लीट हो गया है, अब आगे क्या करना है? फैंग कहता है अभी के लिए तो कुछ नहीं करना है, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ दिन आराम करना चाहूँगा। ये सुनकर हाउतियन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि इस बैटल के बाद तो मुझे लगता है कि अब श्वानतियन पैलेस ट्विन इमोर्टल के साथ गेट अलोंग होना बंद नहीं करेंगे। तभी फैंग उससे कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये बोलकर वो उसके कान में कहता है मुझे एक सोर्स फाइन मिला है जिसे मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सुनकर हाउतियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। फैंग उससे कहता है तुम बिल्कुल सही सुने हो, वो मेरा अपना खुद का पर्सनल वाइन है, लेकिन मुझे इतना सारा अपने लिए नहीं चाहिए, इसलिए मैं उसे सभी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पब्लिक को ये नोटिफाई कर दो और जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे वो लोग आकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए हाउतियन मान जाता है। इसके कुछ टाइम के बाद में होंगंग रिलम को दिखाया जाता है जहाँ पर हाउतियन ये बात सभी लोगों को बताने चला गया होता है। दूसरे सीन में यान मो को दिखाते हैं जहाँ पर वो जाकर अपने फैशियज को फैंग को उलिंग को लूटने वाला बात बता दिया होता है, जो जानकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और फैशियज कहते हैं कि मैं उस फैंगाओ को जानता हूँ, वो स्टार एम्परर का डिसेंडेंट है और वो अभी चियानवू कॉन्टिनेंट का फैंग फैमिली का डिसेंडेंट है। तभी यान मो अपना बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि फैंग हाउ ये भी बोला है कि वो एक सोर्स वाइन को भी ऑब्टेन कर लिया है जिससे कि वो मेजर पावर के साथ शेयर करना चाहता है। इसके बारे में सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और इसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि हम लोग उसे कैसे लूट सकते हैं। उनकी सभी बातें सुनकर फैशियज जल्दी से सभी लोगों को शांत करता है और सभी लोगों से कहते हैं कि अगर यान मो जो बोल रहा है अगर वो सच है तो फैंग हाउ की ताकत के दम पर हम अपने कितने लोगों को भेजेंगे तो कुछ % ले पाएंगे, इसलिए इस पर हम लोग उसे ओपनली चुरा नहीं सकते हैं, इस बार हम सिर्फ सॉफ्ट अप्रोच को ही ले सकते हैं। उसकी बातें सुनकर एक एल्डर पूछता है तो आखिर आपका मतलब क्या है? इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कि हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। दूसरे एल्डर कहते हैं इस नेगोशिएशन के लिए कैंडिडेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप किसको भेजने के लिए कह रहे हैं? इसका जवाब देते हुए वो कहता है यानकिंग को भेजेंगे। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली लड़की है
और अगर वो फैंग हाओ को गुस्सा दिला देती हो तो मुझे नहीं लगता कि फैंग हाओ हमें कुछ परसेंट देगा भी। लेकिन तभी एक एल्डर कहता है यान किंग को भेजने वाला बात को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सुनकर फैक्चुअल जल्दी से यान मो के यान किंग को सोर्स सिस्टम भेजने के लिए कहता है। इसके बाद अगले समय लाइट अलायंस को होली लाइट माउंटेन पर मौजूद होली लाइट टेम्पल को दिखाते हैं, जहाँ पर उनका होली लॉर्ड सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि आखिर वो कौन था जो कि फैंग फैमिली को रास्ते से हटाने का सजेशन दिया था। अगर हम लोग फैंग फैमिली को रिप्लेस नहीं करने का फैसला लेकर उनके साथ कोऑपरेट करने का फैसला लिए होते हैं तो अभी हम लोग यहाँ पर नहीं होते। अपना होली लॉर्ड का बात सुनकर एक बंदा काफी ज्यादा डरते हुए उससे कहता है कि पहले हम लोगों को नहीं लगा था कि फैंग फैमिली अचानक इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, अचानक इतना ज्यादा वो डेवलप हो जाएगा। ये सुनकर होली लॉर्ड उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर लाइट अलायंस को होली सन आते हुए कहता है कि मैंने ये डिटरमाइन कर लिया है कि ये सोर्स सिस्टम वाला फैंग हाओ और कोई नहीं बल्कि वही फैंग हाओ है जिससे मैं फैंग फैमिली से तियानवो कॉन्टिनेंट में फाइट किया था। ये सुनकर होली लॉर्ड उससे पूछता है तब आपका क्या प्लान है। वो कहता है कि मैं सोर्स सिस्टम में उसे मारने के लिए जा रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा था कि अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे मार दूंगा। उसकी बातें सुनकर होली लॉर्ड कहता है चलो ये अच्छी बात है। ये बोलकर वो उसके साथ काफ़ी सारा कम से कम 100 हेल क्लर को उसे असिस्ट करने के लिए भेज देता है। इसके बाद फिर से सोर्स सिस्टम का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपने दोनों गर्लफ्रेंड को उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सभी कुछ बता देता है और बताकर थोड़ा सा नर्वस होते हुए उनसे पूछता है कि तुम लोग जेलस तो नहीं हो रही हो ना। ये सुनकर क्योंग उसे चीटी काटते हुए कहती है कि तुम्हें फिर से इतना ज़्यादा खतरनाक चीज़ें करना अलाउ नहीं है। ये बोलकर वो अपना फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा तो हमारा ख्याल कौन रखेगा। फैंग दर्द सहते हुए थोड़ा बहुत मुश्किलों से कहता है कि मैं फिर से वो सब नहीं करूँगा, जाने तो मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। वो सब देखकर वान से मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें अभी भी इससे शादी करने का इंतजार नहीं हो रहा है ना। ये सुनकर वो थोड़ी सी एम्बेरस होते हुए कहने लगी होती है कि तुमसे भी तो इंतजार नहीं हो रहा है। ये सुनकर वान से उसे हक करते हुए कहने लगी होती है कि ऑफकोर्स मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। तभी वहाँ पर उनके एक सर्वेंट आकर उनसे कहता है कि यान किंग नाम की कोई है जो कि आपसे मिलने के लिए आई हुई है। यान किंग के बारे में सुनकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है और उनसे कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर यान किंग आकर उन्हें ग्रीट करने लगती है। उनसे मिलकर वो तीनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी तरह से बातें करने लगे होते हैं। वो देखकर फैंग उनसे कुछ कहने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लोग उसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसका तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। उनका वैसा बर्ताव देखकर फैंग सोचता है कि आखिर उन्हें क्या हो गया है, आखिर वो लोग पहली बार मिलने के बावजूद भी इतना ज़्यादा क्लोज कैसे आ सकती है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं और अपना प्रोग्रेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं, अपना प्रोग्रेस दिखा रहे होते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं और फैंग वहाँ पर आराम कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट अलायंस का होली सन आकर कहता है कि मैंने कहा था ना कि जब मैं अगली बार मिलूंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और देखकर फैंग कहता है कि मैं भी सोचूं कि कौन आ गया है तो ये तुम निकले, मैंने भी तुमसे यही कहा था। अब देखने की बारी ये है कि कौन मरता है और कौन जिंदा बचता है। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कि तुम और कितनी देर तक एरोगेंट बन के रह सकते हो। ये बोलकर वो अपना ब्लैक वाला एनर्जी से हमला करने लगता है, जो देखकर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम यहाँ पर तुम्हारा हेल्प करने के लिए आ गए हैं। फैंग उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर होली सन के साथ आए हुए काफ़ी सारे लोग आकर उनकी तरफ बढ़ने लगे होते हैं। उतने सारे लोगों को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फैंग जल्दी से उन्हें स्वयं के पास जाने के लिए कहने लगता है। वो देखकर होली सन उससे कहता है भागने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। ये बोलकर वो अपने ब्लैक एनर्जी को सांप में बदलकर उस पर हमला करने लगता है। फैंग उसे काउंटर करने के लिए अपने बैटल इंटेंट वाला स्वॉर्ड का यूज करके उससे काउंटर करके उसके सांप को काट के रख देता है, जो देखकर होली सन काफी ज्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर तुम इतना जल्दी इंप्रूव कैसे कर लिए हो। वहीं पर फैंग चैन की सांसें लेते हुए कहते हैं कि चलो अब जबकि वो लोग यहाँ से चले गए हैं तो अब किसी भी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम सभी लोगों को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। वहीं पर उसका वो बात सुनकर होली सन भड़क गया होता है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए हमला कर देता है, जिससे फैंग बचने की कोशिश तो करता है लेकिन दूसरा वाला फिर से अटैक कर देता है। लेकिन इस बार फैंग उसका सांप का कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, लेकिन तभी एक सांप उसे काटने के लिए आगे बढ़ने लगा होता है। उससे बचने के लिए वो अपने वॉइड वाले स्किल का यूज करके वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर होली सन फिर से काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। दूसरी तरफ में फैंग जल्दी से दूसरी जगह पर पहुंचकर फिर से उसके सांप पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी उस सांप को कुछ भी नहीं हुआ होता है, जो देखकर फैंग का दिमाग अब काफी ज्यादा खराब होने लगा होता है और वो सोचने लगा होता है कि आखिर किस डिमोनिक एनर्जी से ये सांप बना हुआ है, अगर मेरे हेविली थंडर मेरे पास नहीं होता तो ये स्वॉर्ड कब के करप्ट हो गया होता, आखिर ये बंदा है कौन और आखिर किस तरह की एनर्जी इसके पास है। ये सोचकर वो दोनों ही कहते हैं कि ये बंदा जिंदा नहीं बच सकता है। ये बोलकर वो फिर से फैंग पर अटैक करवा देता है, लेकिन फैंग
फैंग बार बार उसके अटैक से बचकर गायब होकर बच रहा होता है, जो देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो उसे प्रोवोक करते हुए कहता है कि छुपने के अलावा तुम्हें कुछ और नहीं आता है क्या। इसका जवाब देते हुए फैंग कहता है कि सोर्स रिडल में सिर्फ सेंट का यहाँ पर आना बैन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्पेस वाला टैलेंट का यूज नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर वो कहता है तो तुम्हें लगता है कि इसको लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्या? मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं बल्कि मैं तुम्हें बहुत ही दर्द देकर मारूंगा। ये सुनकर फैंग सोचता है आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि वो अपने कुछ लोगों को उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए भेज दिया है। वो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके पास जाने लगता है। उससे ज़्यादा देखकर वो हंसते हुए कहते हैं तुम्हें पता तो चल गया है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। वहीं पर उसके गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं जहाँ पर उनके पीछे काफ़ी सारे लोग पड़ गए होते हैं और तभी फैंग आकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं और वो सभी लोग भी उसकी तरफ अटैक करने लगते हैं, जिससे फैंग को तकलीफ होने लगा होता है। लेकिन वो फिर भी काफ़ी सारा हाथ बनाकर उन लोगों पर अटैक कर देता है और उसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लोग जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जाकर फैंग को वहाँ पर नीचे आने के लिए कहने लगती है। फैंग उनसे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम लोग वहीं पर रहो, मैं एक स्मॉल ग्रुप को तुम लोगों का बचाव करने के लिए भेज दिया हूँ। वहीं पर नीचे में दिखाते हैं जहाँ पर वो सभी का सभी स्वयं उन लोगों की तरफ बढ़ने लगा होता है, जो देखकर उन्हें उनका र्यूमर्स याद आ जाता है। लेकिन वो लोग फिर भी अटैक करते हैं जिसका कि कोई फ़ायदा होता नहीं है और वो सभी कीड़े मिलकर फिर से वही बहुत ही बड़ा बीस्ट बन जाता है, जो देखकर उन सभी लोगों का फट के चार हो गया होता है और वो लोग जल्दी से वहाँ से दुम दबाकर भागने लगते हैं। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वो उन्हें पकड़कर ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब देखकर होलिसन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर यहाँ पर आ गया है। ये सब वो कह ही रहा होता है कि तभी वो उस पर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन वो अपना ब्लैक एनर्जी से हमला कर देता है जिससे वो नीचे गिरकर अलग होने लगे होते हैं और वो लोग उसका ब्लैक एनर्जी को डिवॉर नहीं कर पा रहे होते हैं, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी है जिससे कि वो लोग डिवॉर भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर लाइट अलायंस वाले को ये वाली एनर्जी मिल कहाँ से गया है। वहीं पर नीचे में दिखाते हैं जहाँ पर होलिसन अभी भी उससे फाइट कर रहा होता है और वो उसके अटैक से काफ़ी आसानी से बच जा रहा होता है। वो सब देखकर फैंग सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा एनर्जी कहाँ से आया है, लेकिन सोर्स रिदम में तुम सही टाइम पर उसे रिप्लेनिशिव नहीं कर सकते हो और जो वॉर में लगातार अपनी एनर्जी को रिप्लेनिशिव कर सकते हैं। ये सोचकर वो भी उस पर अटैक करने चला जाता है और अटैक कर भी देता है, जिससे उसका 9 स्टार में से 5वां स्टार ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ में उसका ब्रेक थ्रू को देखकर होलिसन का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और अब वो अपने डिमोनिक पावर का यूज करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि इस पर तुम मरोगे, इसका मतलब तुम मरोगे। उससे देखकर फैंग अपना हाथ वाले स्किल का यूज तो करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, जो देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा चौंक गया होता है। लेकिन वहीं पर वो सब देखकर होलिसन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है कि वो सब ट्रिक्स मेरे मिनियन से डील करने के लिए काफ़ी है लेकिन मेरे से नहीं। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिससे फैंग फाइट वे करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो बहुत ही बुरी तरह से पिट जाता है, जो देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं और उन्हें गुस्सा भी आने लगा होता है। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए कहता है कि लगता है कि मैंने तुम्हारे डेमोनिक एनर्जी का कम समझ लिया है। ये सब वो कह ही रहे होते हैं कि तभी वो फिर से अपने डेमोनिक शैडो के साथ आगे बढ़कर फैंग से कहता है कि तुम्हारे स्पेस वाले स्किल का क्या हो गया है, अगर तुम कैपेबल हो तो तुम भाग क्यों नहीं रहे हो। उसकी बातें सुनकर फैंग सोचते हैं इसका मतलब ये मुझे अपने स्पेस वाला टैलेंट को यूज करने के लिए प्रोवोक कर रहा है। लेकिन तभी यान किंग अपना थंडर वाले एट्रीब्यूट से हमला कर देती है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि आखिर इतना ज़्यादा पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट कहाँ से आ गया, आखिर किसका हमारे ड्यूल को डिस्टर्ब करने की हिम्मत हो गया है। तभी यान किंग फैंग के पास जाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। उससे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि ये जरूर यान फैमिली ही होगा, लेकिन इतना ज़्यादा यंग और पावरफुल पर्सन यान फैमिली में आखिर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। तभी उसके दोनों गर्लफ्रेंड भी उसका हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि हम भी सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं आए हैं। ये बोलकर वो दोनों अपना पावर मिलाकर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। उनका पावर देखकर होलिसन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है क्योंकि उससे लगा नहीं था कि वो लोग इतना ज़्यादा ताकतवर निकलेंगे, और इसी के साथ वो उनके उस अटैक से पिट जाता है और पीछे पहाड़ से जाकर टकरा जाता है, जो देखकर वो उठते हुए कहता है कि तुम लोगों ने अब मुझे सच में बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। पहले तो मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ने वाला था लेकिन अब तुम लोगों ने मुझे फोर्स करके रख दिया है। ये बोलकर वो अपने मुंह में से एक रूलर जैसा कुछ चीज़ निकालता है जो कि देखते ही देखते बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहने लगा होता है कि अब तुम लोग बिना बुरेल प्लेस को मरोगे। उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है, जिससे उसका प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है, जिससे वो लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे होते हैं और अपने लेवल के दम पर वो लोग उसके प्रेशर को सही नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कहते हैं ताकि फैंग को किसी तरह का परेशानी ना हो। वहीं पर उसका पावर देखकर फैंग कह रहा होता है कि उसका हाथ में वो जो वेपन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसका मतलब जरूर वो एक इंपेरियल वेपन हो सकता है। वहीं पर वो बंदा अभी भी पागलों की तरह हंसते हुए
उस रूलर पर अपना खून डाल देता है, जिससे उसका ताकत और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सब देखकर फैंग कहता है कि लाइट अलायंस के पास 2 इंपेरियल वेपन है, इसका मतलब कहीं उनके पास 2 ग्रेट एम्परर तो नहीं था ना। ये बोलकर वो अपने लोगों को जल्दी से वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है और उनका बचाव करने के लिए वो अपने छुआनुआ प्रोटेक्शन का यूज करने लगता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में टूटने लगा होता है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसका लिटिल बॉल निकल जाता है, जिसे देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि वो किस तरह का पावर का यूज कर रहा है। ये बोलने के साथ वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। इसके बाद अगले समय फॉरबिडन एरिया ऑफ लाइफ को दिखाते हैं, जहाँ पर फॉरबिडन एरिया में जो इनविजिबल बंदा होता है वो वहाँ पर आए उस बंदे को देखकर कहता है कि मैंने अभी उस डीमन रूलर को सेंस किया है, कहीं वो डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर फिर से तो जाग नहीं गया है ना। ये सुनकर वो बंदा कहता ज़्यादा चिंता मत करो, मैं अभी गया था और मैं उसे फिर से सील करके आ गया हूँ, और यहाँ तक कि मैं तो उसका कोर भी लेकर आ गया हूँ, इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि वो भाग भी सकता है। ये सुनकर वो इनविजिबल बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि तुम सच में उसका कोर लेकर आ गए हो, क्या तुम अभी भी इमोर्टिलिटी और इटर्नल लाइफ को टेम्पटेशन को रजिस्ट कर सकते हो। ये सुनकर वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है कि इस मैटर को तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद फिर से फैंग लोगों को दिखाते हैं, जहाँ पर फैंग अभी भी उनका बचाव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अब वो भी अपना लिमिट में पहुँचने लगा होता है। वो सब देखकर होली सन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए उससे कह रहा होता है कि अब सिर्फ कुछ ही सेकंड में तुम सभी के सभी लोग मरने वाले हो। वहीं पर फैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और सोच रहा होता है कि मैं बैक डाउन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो हम सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, मुझे जल्दी से खुद को शांत करना होगा। क्या मैं वो कर सकता हूँ? वैसे भी मैंने उसे अभी तक ट्राई नहीं किया है। तभी उसे उसका स्वॉलो ड्रैगन सील के बारे में याद आ जाता है, इसलिए वो उसका यूज करने लगता है, जो देखकर होलिसन काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहने लगा होता है कि वो तो इंपेरियल वेपन के प्रेशर से भी डर नहीं रहा है। ये विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि तुम जो होल्ड किए हो वो भी एक इंपेरियल वेपन है। इतना बोलकर वो सोचता है, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे इंपेरियल वेपन के बारे में सुना भी नहीं है। इतना सोचकर वो उससे कहता तो क्या हो गया अगर तुम्हारे पास फॉलन इंपेरियल वेपन है, फिर भी मैं तुम्हें फिर भी मार सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना और ज़्यादा ताकत बढ़ाकर उस पर हमला करने लगा होता है, जिससे उसका ताकत और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर अब वो देखकर फैंग के पास अब कोई चारा नहीं होता है, इसलिए अब वो अपना सभी का सभी एनर्जी एक साथ मिलाकर उसके अटैक को काउंटर कर देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन उसका ब्लैक लेस से फैंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो जहाँ पर खड़ा होता है, जहाँ पर वो होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है और वो उसका गिरने से उतना बड़ा गड्ढा हुआ होता है। वहीं पर होली सन को दिखाते हैं, जहाँ पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि इस हमले से तो वो जरूर मारा ही गया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि इस हमले से वो बच सकता ही नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।